हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका अपना अनुपम आनंद, आपका बायोलॉजी मेंटर। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके मैं फिर से आपके सामने आया हूं। आज का जो टॉपिक है वो है लॉज ऑफ मेंडल। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या 12th के स्टूडेंट हैं और बोर्ड के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हम बोर्ड के एस्पेक्ट और नीट के एस्पेक्ट से, दोनों ही एस्पेक्ट से इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं लॉज ऑफ मेंडल कहता क्या है। ये 4 लॉ में पढ़ना है और बेसिकली हम करते क्या है, इन लॉज को याद करने की कोशिश करते हैं और भूल जाते हैं, क्योंकि हम समझते नहीं और अगर हम समझेंगे नहीं तो चीज़ें याद नहीं रह पाएंगी। तो इन चारों लॉ को आज हम याद नहीं करेंगे, इन चारों लॉ को हम आज समझेंगे और एक बार में समझ में आ गया तो फिर ये हम कभी नहीं भूलेंगे। एक एक करके चारों लॉ की बात करते हैं। पहला है लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर। देखिए, किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल टॉल है तो हम लिखते हैं कैपिटल टी या लिखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, या अगर वो इंडिविजुअल ड्वार्फ है तो हम लिखते हैं स्मॉल टी। ठीक है, ये दोनों लिखते हैं हम टॉल के लिए और ये लिखते हैं हम ड्वार्फ के लिए। हम ऐसा करते हैं। तो चाहे टॉल हो चाहे ड्वार्फ हो, हमेशा हम देखिए 2 ट्रेट का यूज कर रहे हैं, 2 एलील हमने यहाँ लिखा, कैपिटल टी स्मॉल टी। देखिए 2 लिख रहे हैं हमेशा। तो यहाँ पे 2 फैक्टर का हमने यूज किया, इसीलिए इसे कहते हैं हम लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर। किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जब फैक्टर लिखे जाएंगे तो वो हमेशा पेयर में लिखे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 हम पेयर में लिख रहे हैं। ड्वार्फ के लिए हमने ऐसा नहीं किया कि सिर्फ स्मॉल टी लिख दिया या टॉल के लिए सिर्फ कैपिटल टी लिखा, हमने ऐसा नहीं किया। हमने हमेशा जब भी लिखा तो पेयर में लिखा। तो लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर यही कहता है कि किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जब 2 अलग अलग कैरेक्टर एक इंडिविजुअल में पाए जा रहे हैं तो एक कैरेक्टर डोमिनेट कर जाएगा और दूसरा कैरेक्टर रिसेसिव रह जाएगा, यानी कि वो डोमिनेट नहीं करेगा। इसका मतलब अगर मान लीजिए कि कोई इंडिविजुअल कैपिटल टी है तो आप कह देंगे कि वो कैसा होगा, टॉल। अगर कोई स्मॉल टी है तो आप कह देंगे वो कैसा होगा, ड्वार्फ। लेकिन अगर कोई कैपिटल टी स्मॉल टी है तो वो कैसा होगा, क्योंकि उसके पास कैपिटल टी टॉल के लिए भी है, स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए भी है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये टॉल भी हो सकता है, ड्वार्फ भी हो सकता है, क्योंकि कैपिटल टी टॉल के लिए, स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए इसके पास है। लेकिन ये इंडिविजुअल होता कैसा है, ये इंडिविजुअल टॉल हो जाता है। अब जैसे ही ये इंडिविजुअल टॉल हुआ, इसका मतलब ये है कि कैपिटल टी के वजह से टॉल हो रहा था, स्मॉल टी की वजह से तो ड्वार्फ हो रहा था ना। लेकिन ये हुआ कैसा, टॉल। मतलब कैपिटल टी ने अपना तो काम किया लेकिन स्मॉल टी ने अपना काम नहीं किया। स्मॉल टी की वजह से ड्वार्फ होना चाहिए था लेकिन स्मॉल टी ने अपना काम नहीं किया। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस असल में ये कहता है कि जब 2 अलग अलग फैक्टर किसी कैरेक्टर के लिए हैं, जैसे कैपिटल टी टॉल के लिए है, स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए, तो ये 2 अलग अलग कैरेक्टर हैं, एक टॉल है एक ड्वार्फ है, और इसके लिए कैपिटल टी अलग फैक्टर है, स्मॉल टी अलग फैक्टर है। तो 2 अलग अलग फैक्टर हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब 2 अलग अलग फैक्टर किसी एक इंडिविजुअल में रहते हैं तो एक फैक्टर एक्सप्रेस हो जाता है, जैसे कि कैपिटल टी यहाँ पर हो गया, और एक फैक्टर एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, जैसे कि स्मॉल टी नहीं हो पाया। तो जो एक्सप्रेस हो गया वो डोमिनेंट, जो नहीं हो पाया वो रिसेसिव। लेकिन ध्यान रखेंगे, जो एक्सप्रेस नहीं हो पाया वो रिसेसिव कब है, डोमिनेंट के प्रेजेंस में है। अगर यहाँ पे कैपिटल टी ना होता, दोनों स्मॉल टी होता, तब ये अपना काम कर देता और ऑर्गेनिज्म को ड्वार्फ बना देता। लेकिन अगर कैपिटल टी है तो ये अपना काम नहीं कर पा रहा है। मतलब रिसेसिव तभी अपना काम नहीं कर पाएगा जब कोई डोमिनेंट उसके साथ रहेगा। अगर दोनों रिसेसिव होंगे तब तो वो अपना काम करेगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है कि जब 2 अलग अलग कैरेक्टर प्रेजेंट हैं तो एक कैरेक्टर जो डोमिनेंट है वो एक्सप्रेस हो जाएगा, दूसरा डोमिनेंस के प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
देखिए, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है कैपिटल टी, ठीक है, तो जब गैमीट बनने का टाइम आएगा तो इसके दो गैमीट बनेंगे, एक गैमीट के पास कैपिटल टी, दूसरे गैमीट के पास कैपिटल टी। मतलब पहले तो दोनों साथ में थे, लेकिन जब गैमीट बना तो एक कैपिटल टी एक गैमीट को मिल गया, दूसरा कैपिटल टी दूसरे गैमीट को मिल गया। अगर ऑर्गेनिज्म कैपिटल टी स्मॉल टी होता तो एक गैमीट कैपिटल टी बनता, दूसरा गैमीट स्मॉल टी बनता। एक कैपिटल टी एक गैमीट के पास, दूसरा स्मॉल टी दूसरे गैमीट के पास। उसी तरह अगर ऑर्गेनिज्म स्मॉल टी होता तो दो गैमीट बनते, एक स्मॉल टी और ये दूसरा स्मॉल टी, यानी कि एक स्मॉल टी एक गैमीट के पास, दूसरा स्मॉल टी दूसरे गैमीट के पास। यानी कि जब भी गैमीट बनने का टाइम होता है, ये जो पेयर में लगे हुए हैं ये टूट जाते हैं और अलग अलग गैमीट में चले जाते हैं। यानी कि इस पेयर में से केवल एक फैक्टर एक गैमीट को मिलता है, दूसरा फैक्टर दूसरे गैमीट को मिलता है। यही कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट कर जाना, टूट जाना। जब गैमीट बनने का टाइम आता है तो ये पेयर टूट जाता है और हर गैमीट को इस पेयर में से एक एक फैक्टर मिल जाता है। ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट और लास्ट लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए, ये है अपना डाइहाइब्रिड क्रॉस का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये कहता है कि व्हेन टू डिफरेंट पेयर ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, जब दो अलग अलग पेयर एक इंडिविजुअल में पाए जाते हैं तो एक पेयर का सेग्रीगेशन दूसरे पेयर के सेग्रीगेशन से इंडिपेंडेंट होता है। इसको समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करें डाइहाइब्रिड क्रॉस की, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये कंडीशन है। ये आर, ये जो है ये आपको शेप ऑफ द सीड बता रहा है, और ये जो वाई है ये आपको कलर ऑफ द सीड बता रहा है। तो यहाँ पर देखिए दो अलग अलग हैं, एक कैपिटल आर स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक बता रहा है शेप के लिए और दूसरा बता रहा है कलर के लिए। तो दो अलग अलग कैरेक्टर हैं, एक शेप एक कलर, दोनों एक ही इंडिविजुअल में पाए जा रहे हैं। तो जब दो अलग अलग पेयर इसलिए क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर एक पेयर है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक दूसरा पेयर है। तो जब दो पेयर एक ही इंडिविजुअल में है तो एक पेयर का सेग्रीगेशन, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर एक पेयर है तो ये कैपिटल आर और स्मॉल आर दो अलग अलग में टूट जाएगा। उसी तरह कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दो अलग अलग में टूट जाएगा। तो एक पेयर का सेग्रीगेट होना, यानी कि एक पेयर का टूटना दूसरे पेयर के सेग्रीगेट होने से, दूसरे पेयर के टूटने से इंडिपेंडेंट है। कैपिटल आर स्मॉल आर किस तरह से सेग्रीगेट कर रहा है, उसको कैपिटल वाई स्मॉल वाई से कोई मतलब नहीं है। कैपिटल आर स्मॉल आर अपना अलग होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई अपना अलग होगा। तो जब दो अलग अलग पेयर एक इंडिविजुअल में होते हैं तो एक पेयर का सेग्रीगेट होना दूसरे पेयर के सेग्रीगेट होने से इंडिपेंडेंट है। ये अपना सेग्रीगेट होगा, ये अपना सेग्रीगेट होगा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये चार लॉ हैं, यही कॉन्सेप्ट है इसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को यूनिवर्सल लॉ कहते हैं क्योंकि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लिंकेज जो है वो एक्सेप्शन है। तो ये चार लॉ हैं, यही कॉन्सेप्ट इसमें है। इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको याद ना करना पड़े। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें। वैसे मेरी यही कोशिश थी कि इसे आपको याद ना करना पड़े, आपको समझ में आ जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।